नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 9वीं व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा में शब्दों का बहुत महत्व होता है और हर भाषा में शब्द संख्या असीमित तो हो नहीं सकती। ऐसे में कई नए शब्दों का निर्माण भाषा स्वयं करती है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण प्रक्रिया में 4 आयाम होते हैं। इनमें शब्द निर्माण उपसर्ग के माध्यम से किया जा सकता है, प्रत्यय के माध्यम से हो सकता है, वहीं समास और संधि के माध्यम से भी शब्द निर्माण होते हैं। आज इसी के अंतर्गत हम उपसर्ग इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग, जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है कि यह 2 शब्दांशों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप मतलब प्रारंभ में जो लगता है, तो वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग, उप यानी प्रारंभ में जुड़कर। ठीक है, तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात 5 तरह के शब्दांशों से जुड़कर एक शब्द बनाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं और कई बार संस्कृत के अव्यय भी जुड़ते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। इस तरह से 5 तरह से उपसर्गों का निर्माण किया जा सकता है। हम क्रमशः इन उपसर्गों को देखेंगे। यहाँ वीडियो में सभी उदाहरण देना संभव नहीं है, इसलिए हमने उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण लिए हैं जिनके माध्यम से आप उपसर्ग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? अप, दूर, सम, पुनः, सु, ऐसे कई सारे उपसर्ग संस्कृत के होते हैं। अप का अर्थ होता है बुरा, और अप जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है तो वह उसके अर्थ में विपरीत अर्थ वाला अर्थ देते हैं। ठीक है, तो अप उपसर्ग जोड़कर व्यय अपव्यय बन जाता है। व्यय अर्थात खर्च करना और अपव्यय अर्थात बुरा खर्च करना, यानी कि धन राशि को व्यर्थ करना। शब्द जो अच्छे होते हैं, अपशब्द बुरे शब्दों को कहा जाता है। उसी तरह से दूर भी बुरा अर्थ देता है और यह भी विपरीत अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे घटना का दुर्घटना। क्योंकि र आप देख रहे हो यहाँ पर हलंत है, तो हलंत र लगने से वह आधा वर्ण लग जाएगा, उसके अंदर दुर्घटना हो जाएगा। वचन का दुर्वचन। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें उपसर्ग अलग करना होगा तो हम उसे कैसे करेंगे? मात्रा की तरह करेंगे क्या? नहीं, हम लोग दूर र को हलंत के तौर पे उपसर्ग को अलग करेंगे। उसी प्रकार से सम यानी कि सुंदर, समवाद, संवाद, जब उपसर्ग लगकर वह वर्ण बनता है, वह शब्द बनता है, तो यह जो उपसर्ग का म हलंत है वह अनुस्वार में बदल जाता है। पुनः यानी कि दोबारा, आगमन और पुनरागमन, है ना। आगमन यानी आना और पुनरागमन यानी पुनः आना। पुनर्जन्म, जन्म अर्थात आपका जन्म होना, और पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म होना। इस तरह से संस्कृत के कई सारे उपसर्ग हैं जो आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ने हैं। अगला उपसर्ग का प्रकार जो है वह है हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की तरह ही हिंदी में कई उपसर्ग हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण आज हम यहाँ देख रहे हैं। अन, अ, अप, ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। स, अध, नी। अन का अर्थ होता है नहीं, पढ़, पढ़ना, अनपढ़, न पढ़ना। जान, जानना, अनजान, न जानना। स का अर्थ होता है सहित, है ना। किसी भी शब्द में अगर स लगता है तो उसके मूल अर्थ में सहित जुड़ जाता है। सफल, फल के साथ, फल सहित। उसी प्रकार से अध यानी होता है आधा। किसी भी शब्द में जब ये अध उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में होता है आधा, यह अर्थ जुड़ जाता है। जैसे पका हुआ जो शब्द है, अध पका अगर हम कर देते हैं तो आधा पका। अध मरा, आधा मरा, समझ रहे हो आप। अर्थात उपसर्ग किसी भी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में भी परिवर्तन
ला देते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हमें अगला उपसर्ग देखना है, वह है अरबी और फारसी के उपसर्ग, यानी कि विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है इन्हें। अरबी और फारसी उर्दू से जुड़े हुए शब्द हैं और ये विदेशी शब्दों के अंतर्गत भी आते हैं। खुश, गैर, हम, बे, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा भी अरबी फारसी के कई सारे उपसर्ग हैं जिनका अर्थ और उदाहरण हम समझ रहे हैं। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशहाल। हाल शब्द में अगर खुश जुड़ जाता है तो वो अच्छा अर्थ देता है। वैसे ही खुशबू, भू अर्थात बदबू और खुशबू अर्थात अच्छी सुगंध। ठीक है, गैर, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। हम सफ़र, हम सफ़र में कौन सा उपसर्ग है? हम। हमराज। उसी तरह से बेशक, बेरहम, यानी कि बे का अर्थ होता है रहित, यानी कि के बिना। शक, के बिना, बेशक। बेगुनाह, गुनाह के बिना, बेगुनाह। इस तरह से उपसर्ग अरबी और फारसी के शब्दों में जुड़कर भी अरबी फारसी के उपसर्ग उसमें एक विशेष अर्थ निर्माण करते हैं। संस्कृत के अव्यय होते हैं, है ना। संस्कृत के अव्यय में अधः, चिर, सत, सह, ये शब्द जब एक किसी मूल शब्द में ये उपसर्ग जब किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं तो किस तरह से अर्थ में परिवर्तन करते हैं हम देखेंगे कि अधः जब पतन में जुड़ता है तो अधः पतन। उसी तरह से हर जगह इसी तरह से नहीं लिखा जाएगा बेटा। अधोगति, गति में जब अधः जुड़ता है तो वो अधोगति हो जाता है ना। उपसर्ग अलग अलग ढंग से जुड़कर अलग अलग शब्द निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरह से चिर, सत, सह, है ना। अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं क्योंकि हमारी हिंदी भाषा जो है उसने विदेशी शब्दों को खुशी खुशी स्वीकार किया है। उसी तरह से अंग्रेजी के भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमने पूरी तरह से अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया है। तो फिर उपसर्गों में एक उपसर्ग अंग्रेजी का भी जुड़ जाता है। वास्तव में यह भी विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो असिस्टेंट, जनरल, सब, हेड, ऐसे कुछ उपसर्ग और भी हैं जो आपको पाठ्यपुस्तक की सहायता से पढ़ने होंगे, है ना। तो असिस्टेंट जो हम कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, जनरल असिस्टेंट, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, सब मैनेजर, सब इंस्पेक्टर, है ना। ये जो है मूल शब्दों में जुड़कर उनके अर्थों को विशेष बना देते हैं। ठीक है छात्रों, आज हमने उपसर्गों के विविध प्रकारों को जाना, समझा और उनके कुछ उदाहरण देखे। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आपको इन उदाहरणों का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जिस तरह से उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं तो पीछे भी तो कुछ लगता होगा, है ना। इनके विषय में हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे और आप उपसर्ग का बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में प्रत्यय लेकर हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। और अगर आप प्रत्यय के बारे में जानना चाहते हैं तो आज उपसर्ग की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्रत्यय के विषय में भी जान सकते हैं। तो मिलते हैं छात्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।